हेलो एवरीवन। मैं इस लेक्चर में हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर कहीं मैं फंबल करूं या कहीं मैं अटक जाऊं तो प्लीज सॉरी फॉर दैट। इस लेक्चर में हम लोग जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट देखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे। मतलब जीमान इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है एंड स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे, हम वो देखना चाहेंगे। तो क्या जब भी हम जब हमारे पास कोई सैंपल होता है, उस सैंपल को अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, कोई फील्ड के बिना, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उसका स्पेक्ट्रा लें और उसी सैंपल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस हम उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा मेजर करें, तो उन दोनों में डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस क्यों आता है उसी को स्टडी किया जाता है जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में। जीमान इफेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीमान इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरे रोटेशनल एनर्जी लेवल से वो और फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, और इनके स्प्लिटिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। उसी से स्टार्ट करते हैं कि जब भी मेरा कोई सैंपल है, जब भी मेरा कोई मॉलिक्यूल है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसकी हर एक एनर्जी लेवल 2J+1 एनर्जी लेवल्स पे स्प्लिट करेगी। दैट मीन्स अगर मेरे पास J इक्वल्स टू 0 है तो वो 2 इंटू 0+1, मतलब उसके पास अब भी एक ही एनर्जी लेवल रहेगा, वो स्प्लिट नहीं करेगा। अगर J इक्वल्स टू 1 है तो वहां पे 2 इंटू 1+1 मतलब 3। अब रोटेशनल क्वांटम नंबर या रोटेशनल एनर्जी लेवल 1 अब स्प्लिट हो जाएंगे 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। J इक्वल्स टू 2 में मुझे मिलेगा 5। दैट मीन्स J इक्वल्स टू 2 में 5 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में मेरे एनर्जी लेवल्स थे ऐसे: J इक्वल्स टू 0, J इक्वल्स टू 1 और J इक्वल्स टू 2। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो J इक्वल्स टू 0 में कोई चेंज नहीं है, एक एनर्जी लेवल रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो J इक्वल्स टू 0। जब J इक्वल्स टू 1 है, मेरा ये एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे। जब J इक्वल्स टू 2 है, वो मैग्नेटिक फील्ड में 5 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होंगे। ओके, हमें पता है mj इज इक्वल्स टू +J टू -J। तो इन एनर्जी लेवल्स को हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं mj के टर्म्स में। यहां पे mj 0 है बिकॉज J इक्वल्स टू 0 के लिए एक ही वैल्यू मिलेगा mj। J इक्वल्स टू 1 के लिए हमें मिलेगा +1, 0, -1। J इक्वल्स टू 2 के लिए मिलेगा +2, +1, 0, -1, -2। अब हम देखते हैं कि क्या सिलेक्शन रूल्स है और क्या क्या ट्रांजिशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें अलग स्पेक्ट्रा मिल रहा है। जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो ये है कि डेल्टा J इक्वल्स टू +-1। यही था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी, कि एक रोटेशनल क्वांटम नंबर से एक हायर लेवल या एक लोअर लेवल में ही ट्रांजिशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये ग्रॉस सिलेक्शन रूल है, वो यहां पे भी मेंटेन करना पड़ेगा। जो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल है वो ये कहता है कि डेल्टा mj कैन बी 0 और +-1। डेल्टा mj 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है। तो यहां पे ट्रांजिशन करके देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है। इन द एब्सेंस ये एक ही लाइन देगा 0 to 1, जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितने लाइंस हो सकते हैं? 0 to +1 डेल्टा mj +1, 0 to 0 डेल्टा mj। ओके, इसको एरो से दिखाते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन डेल्टा mj 0, 0 to -1 डेल्टा mj -1। इनिशियली हमारे पास एक लाइन थे, बट अब 3 लाइन हो गए हैं। 1 to 2 रोटेशनल क्वांटम नंबर 1 to 2 मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में एक ट्रांजिशन देगा, तो हमें एक लाइन मिलेगा। लेकिन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जीमान इफेक्ट की वजह से हमें कितनी लाइंस मिलेंगी? +1 से +2 डेल्टा mj +1,
+1 से +1 डेल्टा एम जे 0, +1 से 0 डेल्टा एम जे 1। तो यहां पे जो चीज नोटिस करना है वो ये है कि हर एक लोएस्ट एनर्जी लेवल से मुझे 3 लाइंस मिलेंगी। अगर मैं 0 से देखना चाहूं तो 0 से +1 डेल्टा एम जे +1, 0 to 0 डेल्टा एम जे 0, 0 to -1 डेल्टा एम जे -1। सिमिलरली 3 लाइंस मिलेंगी, -1 से -1 to 0 डेल्टा एम जे +1, -1 to -1 डेल्टा एम जे 0, -1 to -2 डेल्टा एम जे -1। तो हर एक एनर्जी लेवल से मुझे 3 डिफरेंट लाइंस मिल रही हैं और हर एक रोटेशनल क्वांटम नंबर स्प्लिट हो रहा है 2j+1 एनर्जी लेवल्स में। सो नंबर ऑफ लाइंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो उसका फॉर्मूला होगा 2j+1 into 3। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आया था नेट जून 2016। Upon application of a weak magnetic field, a line in the microwave spectrum of a rigid rotor splits into 3 lines. तो मतलब आपके पास नंबर ऑफ लाइंस है 3। The quantum number j of the rotational level from which the transition originates। वो कह रहे हैं कि कौन से क्वांटम नंबर या कौन से रोटेशनल एनर्जी लेवल से ये 3 लाइन जनरेट हो रहा है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये फर्स्ट और मीन ग्राउंड स्टेट जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है 0, वहां से मेरे को 3 लाइंस मिल रही हैं जब मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि j = 0 के लिए है, बट अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो 3 = 3 into 2j+1, 3 कैंसल्ड, 1 = 2j+1, 1 इधर आएगा, 0 = 2j और j = 0। सो दैट मींस ये ग्राउंड स्टेट से है जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, सो ये है कि ज़ीमान इफेक्ट में स्प्लिटिंग ऐसे होती है, ज़ीमान इफेक्ट में इतने नंबर ऑफ लेवल्स में स्प्लिटिंग होगी और ये उसके सिलेक्शन रूल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब ये बात भी देख लेते हैं कि स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि किसी भी रोटेशनल क्वांटम नंबर के पास स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस है जिसमें मेरा डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल j = 1, j = 1 के लिए मेरे पास पॉसिबल रोटेशंस ये है 0, -1, +1। तो ये 3 अलग अलग रोटेशंस हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास j = 1 क्वांटम नंबर के पास या फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल एनर्जी लेवल में। इसका मतलब यह है जब मेरा डायटोमिक मॉलिक्यूल इन ओरिएंटेशंस में रोटेट करेगा तो मेरे डायटोमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इन 3 डायरेक्शंस में होंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये तीनों ओरिएंटेशंस का एनर्जी लेवल सेम रहता है, पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये तीनों ओरिएंटेशंस और ये जो 3 डाइपोल मोमेंट हमें मिल रहे हैं, ये तीनों डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलग अलग तरह से इंटरैक्ट करेंगे और उस इंटरैक्शन के बेसिस पे मेरे एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे। अब ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? स्प्लिटिंग इसलिए हो रही है कि सपोज मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेट्स से ये मेरा बी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इन 3 डाइपोल मोमेंट्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, या इन 3 डाइपोल मोमेंट्स पे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो ये तीनों डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करेंगे और उस ओरिएंटेशन को अचीव करने के लिए मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क होगा या मॉलिक्यूल कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे 3 डायरेक्शंस हैं रोटेशन के, ये z एक्सिस, x एंड y। तो जो मॉलिक्यूल मेरा z एक्सिस, जो रोटेशन z एक्सिस के अक्रॉस ही था, उसको मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क नहीं करना पड़ रहा है, तो उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट इज द केस जब j = 1 का मुझे 0 एनर्जी लेवल मतलब mj = 0 लेवल मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेट्स से x को इस लेवल में जाने के लिए प्लस
अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करना पड़ रहा है और y को उतना ही माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करना पड़ रहा है. सो दैट इज वाई मेरे को दो, एक हायर एनर्जी लेवल और एक लोअर एनर्जी लेवल मिल रहा है. सो दैट इज द केस जब j इक्वल टू 1 होता है तो मेरे पास जो तीन mj लेवल्स हैं उन तीन mj लेवल्स के अलग अलग इंटरैक्शंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ और उसकी वजह से उन तीनों की एनर्जी अब स्प्लिट हो जाती है. तो ये जो पहले ये एनर्जी लेवल सब नॉन डिजेनरेट हो चुके हैं. हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला था वो था BJ+1. लेकिन जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं ज़ीमान इफेक्ट की वजह से जो स्प्लिटिंग आ रही है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं mj(h²/2i). तो ये सारी क्वांटिटीज हमें पता है. अगर ये mj 0 है दैट मींस ये पूरा पार्ट 0 है. सो दैट इज द केस मुझे ये एनर्जी लेवल मिल रहा है विच इज एग्जैक्टली द सेम जो कि इस केस में एप्लीकेबल है. लेकिन अगर mj मेरा +1 है तो मुझे ये एनर्जी लेवल मिलेगा. अगर mj -1 है तो मुझे ये एनर्जी लेवल मिलेगा. सॉरी उल्टा केस होगा. ओके सो बिकॉज देयर इज अ माइनस तो +1 होने से मुझे या फाइन +1 होने से मुझे ये एनर्जी लेवल मिलेगा, -1 होने से ये एनर्जी लेवल मिलेगा. फाइन. ओके सो ये पूरा पार्ट है ज़ीमान इफेक्ट का. ज़ीमान इफेक्ट में एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक नंबर ऑफ लाइंस में से और नंबर ऑफ लाइंस का आपके पास एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है. आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या डिफरेंस आता है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में और नंबर ऑफ ट्रांजिशंस में. ओके अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे, मतलब स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है. तो शुरू करेंगे कि हमारे पास स्टार्क इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का जो फॉर्मूला है वो कैसा होगा. सो E = BJ+1 प्लस अल्फा μ²E². अल्फा इज अ कांस्टेंट, म्यू डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का और E है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं. डाइपोल मोमेंट फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है. अल्फा एक फंक्शन है जो डिपेंड करता है J और mj पर, इक्वल्स टू J × J+1 -3 mj² by 2BJ+1 2j-1 2j+3. अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो यहां पे अगर मैं mj +1 पुट करूं या mj -1 पुट करूं, ये mj² है. सो उस केस में +1 और -1 के लिए मुझे अल्फा का वैल्यू सेम मिलेगा. मतलब +1 और -1 ओरिएंटेशंस के लिए सेम वैल्यू होगा एनर्जी लेवल का. सो दैट मींस पिछले केस में मेरा रोटेशनल क्वांटम नंबर 1 mj +1 0 -1 तीन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो रहे थे. लेकिन अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में +1 और -1 का सेम एनर्जी लेवल होगा, 0 का अलग एनर्जी लेवल होगा. यहां 0 पुट करेंगे तो मेरे पास सिर्फ यही बचेगा. ओके तो दैट मींस अगर मेरे पास पहले एनर्जी लेवल्स इस तरह से थे 0 J = 0 J = 1 J = 2, तो 0th में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज फॉर ओके लेट्स से तो पहले 2J+1 में एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहे थे, अब ये होगा J+1. कैसे? ओके सो mj = 0, ये स्प्लिट होगा mj = 0 के लिए अलग, +1 -1 के लिए अलग. J = 2 में 0 के लिए अलग, +1 -1 के लिए अलग, +2 -2 के लिए अलग. ओके सो हर एक एनर्जी लेवल J+1 में स्प्लिट हो रहा है. इफ J = 0 नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इज 1 जो कि ये वाला है. इफ J = 1 एनर्जी लेवल्स आर 2
this case, J equals to 2, energy level is 3, this case. ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता है कि वो प्लस डायरेक्शन में है या माइनस डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि वो प्लस डायरेक्शन में है या माइनस डायरेक्शन में है. सो उसके लिए अगर J इक्वल्स टू 1 वाला केस कंसिडर करें, उसके लिए ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, बट ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलग है, क्योंकि यहां पे दिस डायरेक्शन इज एग्जैक्टली द सेम, वही डायरेक्शन है जो J इक्वल्स टू 0 के लिए होता है. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट को डिफरेंशिएट कर सकता है, पर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. इसलिए हमें +1 -1 +2 -2 सेम एनर्जी लेवल्स पे मिल रहे हैं. सिलेक्शन रूल क्या है यहां पे? सो जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल है वो यही है कि डेल्टा J इक्वल्स टू +-1. इसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा. J इक्वल्स टू 0 से एक अप या एक डाउन ट्रांजिशन ही होगा. स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल मतलब कि डेल्टा MJ दो अलग अलग केस मिलेंगे. अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ. अगर वो पैरेलल है तो डेल्टा MJ इक्वल्स टू 0, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो डेल्टा MJ इक्वल्स टू +-1. दोनों केस के लिए हमें डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे. इसीलिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टार्क इफेक्ट से क्वेश्चन आए और क्वेश्चन ये पूछे कि नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जैसा हमें ज़ीमान इफेक्ट के केस में मिला था. ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. आपको एनर्जी लेवल्स पहले बनाने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा कि उस केस में कौन सा कंडीशन दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे. पहला केस देखते हैं जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ. तो डेल्टा MJ इक्वल्स टू 0 होगा तो यहां पे मुझे एक लाइन मिलेगा. पहले भी एक लाइन था, अब भी एक लाइन है. देयर इज नो चेंज. 1 to 2 में पहले एक लाइन था, एक ट्रांजिशन था. इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये एक लाइन होगा. यहां पे दो ट्रांजिशन हो सकते हैं, बट क्योंकि ये दो एनर्जी लेवल सेम है, ये एक ही लाइन कंसीडर होंगे. मतलब अब आपके पास यहां पे दो ट्रांजिशन है. तो पहले आपको ये स्पेक्ट्रम मिला था, अब ये डबली डिजेनरेट स्पेक्ट्रम मिलेगा. स्प्लिट हो चुका है. ओके, लेकिन अगर मैं कंसीडर करूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, उस केस में मेरे को नंबर ऑफ लाइंस क्या मिलेंगी? सो 0 से ट्रांजिशन हो सकता है +1 पे. यहां पे 0 से ट्रांजिशन होगा +1. 1 से ट्रांजिशन हो सकता है 0 and 2. सो फॉर दिस एनर्जी लेवल मुझे अब 3 लाइंस मिलेंगी. 0, 1 से दो अलग अलग लाइंस. सो दैट इज वाई ये इजी नहीं है कि हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला डिवाइस करें इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टार्क इफेक्ट के प्रेजेंस में मेरे को कितने नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे. उसके लिए आपको हमेशा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पहले बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस आएंगे. ओके, फाइन. सो स्टार्क इफेक्ट में इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नेट, गेट एंड TIFR. स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट के डिस्कशन के साथ वी हैव नाउ कम टू द एंड ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. रोटेशनल स्पेक्ट्रा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर्स में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल स्पेक्ट्रा को मैं डिस्कस करूंगा. वो छोटा पार्ट है और उसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी जैसा हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा है. बट उसके पहले नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बनाऊंगा उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब अभी तक हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जितने इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशंस डिस्कस किए हैं उनको मैं समराइज करूंगा और कोशिश करूंगा कि नेट, गेट और TIFR से अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, उन सारे को डिस्कस करूं. कोशिश यही रहेगी कि 15 to 20 मिनट्स के अंदर मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकूं. ये मेरा पहला अटेम्प्ट है हिंदी में लेक्चर रिकॉर्ड करने का. अगर इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होता है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा. अदरवाइज मैं इंग्लिश में ही वापस से रिवर्ट बैक करूंगा. अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, या फिर मैं कोई क्वेश्चन मिस कर गया हूं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो मैंने डिस्कस किया है,
या फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करूं आने वाले लेक्चर्स में, आप प्लीज उसको कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर्स में उसको डिस्कस करूं। अगर आपको मेरे लेक्चर से फायदा हुआ है, अगर आप मेरे लेक्चर से कुछ सीख पा रहे हैं, या अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, उसको लाइक करें और उसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।